सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तदीया मैं हूं लीना इलियास और मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और फ़खरुर रहमान साहब, जो कि बहुत ही सीनियर हमारे एनालिस्ट हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम जो डिस्कस करेंगे वो ये करेंगे जो लव और हेट रिलेशनशिप है पीपल्स पार्टी का, और पीडीएम में ये कितनी देर तक चलेगा, कुछ इस हवाले से बात करेंगे। बाकी आज यौम पाकिस्तान है, आपको हमारी तरफ से बोल टीवी की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। जी समी साहब। जी अलीना, बहुत शुक्रिया। डेफिनेटली ये जो आपने बात कही है, पीडीएम में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो एक ज़रूर इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नैब का जो फ़ैसला है, पंजाब काबीना ने उसकी अप्रूवल दे दी है और नैब कहाँ जहाँ पर ऑफिस है उसको रेड जोन करार दे दिया गया। लाहौर का वो इलाका जहाँ 26 मार्च को मरीम नवाज़ साहबा आएंगी अपनी पेशी के लिए। लेकिन क्योंकि ऐलान उन्होंने किया, मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स को कहा कि आप भी आएँ, और मौलाना फजलुर रहमान ने भी पहले यही कहा था कि वो भी जाएंगे साथ, और पीडीएम की हर जमात के लोग वहाँ पर जाएंगे, वर्कर्स जाएंगे। अब ये खबरें आ रही हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ख़ुद नहीं आएंगे। जैसे ही ये फैसला हुआ है कि वो रेड जोन होगा, वहाँ पर रेंजर्स डिप्लॉय किए जाएंगे, पाकिस्तान की पंजाब की पुलिस भी डिप्लॉयड होगी, तो मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अब ज़ाती तौर पर नहीं आएंगे। हमजा शहबाज भी नहीं आ रहे, अगरचे उनकी और बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ें, जो मीटिंग्स हैं उस पर भी हम बात करेंगे, जो उनकी अमेरिकी कौंसल जनरल से मुलाकात हुई है। लेकिन 26 को नहीं आ रहे, हमजा शहबाज साहब नहीं आ रहे। अब नैब ने कहा है कि जनाब नैब के अंदर का जो है वो तो नैब की सिक्योरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाहर जो है वो जो लॉ इन्फोर्समेंट के दूसरे इदारे हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन फ़ख्र, अभी प्रोग्राम में आने से पहले भी हम बात कर रहे थे, आपने बड़ा एक ज़बरदस्त फिक्रा बोला कि संसार करने वाले को जब आप सज़ा नहीं देंगे, आप पे पत्थर मारने वाले को, तो वो फिर आके आपकी बिल्डिंग को तोड़ने की बात करेगा। तो अगर उस वक्त मरीम नवाज़ साहबा की जो क़यादत में जिस तरह मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स नैब पर हमलावर हुए थे, नैब उसका एक्शन लेता, नैब कोई दिखाता अपनी ताकत, अपने मसल्स, मूव करता कोई एप्लीकेशन के उनके दफ्तर पर हमला हुआ है, कोई पर्चे दर्ज होते किसी के ख़िलाफ़, प्रोसिक्यूशन होती किसी की, तो फिर शायद मरीम नवाज़ साहबा को इतनी हिम्मत ना होती कि वो अब जिस तरह 26 तारीख को वर्कर्स के साथ आ रहे। और मैं देख रहा था, और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और देखी। ये एक अजीब बात है कि अगर आप किसी मुल्ज़म को बुलाएं सवालात के जवाबों के लिए, और वो कहे कि जी क्रिमिनल केसेस में, करप्शन के केसेस में, और वो कहे कि मैं तो आ रहा हूँ बंदे लेके साथ अपने, आपकी हिम्मत क्या है कि आप मुझसे ये सवाल करें, और उस पर अगर इदारे चुप साध लें, तो फिर उसके बाद यही सिचुएशन होती है। तो मैसेज क्या जा रहा है कि कोई भी जो क्रिमिनल हो, 50, 60, 100 बंदे उसके साथ हो, पत्थर उनके हाथ में हो, पुलिस वाले बुलाएं तो वो थाने पे चढ़ाई कर दें, नैब वाले बुलाएं तो वो नैब पे चढ़ाई कर दें, और फिर ये जो जिसे हम कहते हैं कि ये जो वो तंजीमें जिन पर पाबंदी लगा दी गई है, तो वो जो तंजीमें हैं बैंड, उनके साथ तो बड़ी फिर ताकत होती है, उनके पास तो असला भी बड़ा होता है। तो इसका मतलब है कि उनको तो आप कहीं पर किसी चीज़ की इन्वेस्टिगेशन के लिए इस पाकिस्तान में मैसेज ये दे रहे हैं कि बुला ही नहीं सकेंगे। जिसके हाथ में ताकत है, जिसके पास कोई 400 जत्था है बंदों का, वो उसको आप नैब या पुलिस या कहीं कोई नहीं बुला सकते। बिल्कुल समी साहब, आपने ये बात सही कही है। इसका एक सीक्वेंस है। जब लास्ट टाइम मरीम को नैब ने बुलाया था और उसके बाद नैब के दफ्तर पे पथराव किया गया था, और पुलिस जो थी वो तमाशाई बनी रही, और जो लोग गिरफ़्तार भी हुए थे वो भी दंदनाते हुए बाहर आ गए थे, और किसी को कोई सज़ा नहीं हुई। तो उसके बाद आपने देखा एक सीक्वेंस बना। वो सीक्वेंस क्या बना कि वो पीडीएम बन गई, और उसके बाद फिर इदारों के ऊपर हमलावर, और फिर जिस तरह से पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे, पाकिस्तान के फ़ौज के सरबराह और पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहों के ऊपर जलसों में जुलूसों में अर्जा सराई की गई। और फिर इसी तरह से जितने चोर जो थे वो इकट्ठे थे, उनको जो था वो नेशनल मीडिया के ऊपर जिस तरह से कवरेज मिली, तमाम इखलाकी तौर पर जो कदरें थीं उसको पामाल किया गया। तो उसके बाद नतीजा आज आपके सामने है कि मरियम को जब दोबारा बुलाया गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो
जैसे किसी दुश्मन इदारे की तरह। नैब एक आइनी इदारा है और उन्होंने बरमला ये ऐलान किया कि आज मैं इस दफ़ा जो है मैं हिसाब देने नहीं, मैं हिसाब लेने के लिए आ रही हूँ। उनका ये कहना है उन पे कातलाना हमला किया गया था नैब की तरफ से, और अब जो MNA या वर्कर्स उनके लिए साथ जा रहे हैं वो इजहार यकजहती के लिए जा रहे हैं। और उन्होंने कल एक बात भी किया है कि एक निहत्ती लड़की से आप लोग क्यों डरते हैं? जी, वो हमेशा निहत्ती लड़की अपने आप को कहती हैं, और उसके बाद इस दफ़ा जो उनका प्रोग्राम अच्छा, वैसे अगर वो देखिए बात सुने, अगर वो अपने आप को निहत्ती नानी कहे ना तो वो ज़्यादा मुनासिब है, लड़की तो नहीं है वो। मैं माफ़ी चाहता हूँ आपको, ख़ास तौर पर ये समा खराशी अलीना के लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक होगी, लेकिन वो नानी है, बच्ची कहाँ है वो? निहत्ती बच्ची कहाँ है वो? क्या कहना चाहती है वो? वैसे अगर आपके प्रोग्राम में वो बैठी होती तो शायद वो कहती हद अदब, लेकिन खैर वो इस वक्त आपके प्रोग्राम में नहीं है और उनका नुमाइंदा बैठा है हमारे पास। उनका नुमाइंदा बैठा, मैंने इग्नोर किया ये बात ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अब मुझे लग ऐसा रहा है कि कहीं वो जाकर उधर 26 मार्च को नैब के गेट पे खड़े होकर या नैब के सामने पेश होकर उनको भी यही ना कह दें कि मेरे बच्चों ये तुमने क्यों मुझे गलती की है बुलाने की, अब तुम्हें भुगतना पड़ेगा और तुम्हें इसका नतीजा जो है ना सख्त तरीके से भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये अपनी जगह पर ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। अगर लोगों को सजाएं दी गई होती, आपको पता है कि माजी में इस नून लीग का क्या किरदार रहा है। उनके वालिद साहब जो थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। JIT जो पनामा के लिए बनाई गई थी उसके ऊपर हमला करने की तैयारी की गई थी, और इसी तरह से इदारों के ऊपर और उसके ऊपर उनके यानी आप ये कह रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आप कह रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट बात ना सुने, चीफ जज साहब या जज बात ना सुने, तो आप सुप्रीम कोर्ट पर भी पथराव कराएं। सजाद अली शाह साहब के ज़माने में जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हुआ वो आपके सामने है। जब पनामा पेपर्स में JIT बनाई गई तो आपने अपने हमायती मीडिया से वो JIT पर व्हाट्सएप की खबरें लगवाईं, उनकी जो इंटेग्रिटी है उसको तार तार करने की कोशिश की। जब आपको JIT ने बुलाया तो फिर आपने JIT पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, आपने कहा ये एजेंसियों को निकाले यहाँ पे। अब अगर जनरल कमर जावेद बाजवा और ISI के सरबराह जो आइनी हुकूमत है पाकिस्तान की, उसको हटाने में नवाज शरीफ का या मरीम नवाज़ का साथ नहीं देते, तो आप पाकिस्तान की फ़ौज को गालियाँ निकालें, आप पाकिस्तान की ISI को गालियाँ निकालें। यानी जो बंदा भी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक काम ना करे, आप उसको मीडिया में उसको स्कैंडलाइज करें, आप उनको गालियाँ निकालें, सब कुछ करें, और फिर उसके बाद आप अपने वर्कर्स को लेके जाएं। अभी जैसे अलीना कह रही थी कि साथ उन पर यह इल्ज़ाम लगाएं कि आपने हमें कत्ल करने की कोशिश की। अब मरीम नवाज साहबा नैब बुला क्यों रही है? उनकी ज़मानत हो चुकी है चौधरी शुगर मिल केस में, 7 करोड़ रुपए ज़र ज़मानत उन्होंने जमा कराई। नैब उनसे पूछ रही है कि आप तो वो खातून हैं जिन्होंने ये कहा था कि लंदन तो छोड़ें, पाकिस्तान में मेरी कोई जायदाद नहीं है, ये जो 7 करोड़ आपने जमा कराए इसके अदालत में, इसके मनी ट्रेल दे दें। अब ये पूछना कोई गुनाह है? ये पूछना कोई खिलाफ कानून है? क्या ये पूछना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है कि वो जो 7 करोड़ आपने अदालत में जमानत जमा करवाई है, ये कहां से आए आपके पास? ये किसी टैक्स में, आपके रिटर्न में कहीं इतनी अमाउंट का जिक्र नहीं है, तो उसकी मनी ट्रेल दे दें। वो कहते हैं जी मैं जब आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगी। दूसरा केस जिसमें उनको बुलाया गया है, 1500 कनाल अराजी जो थी वो सरकार की अराजी, आपने जो मास्टर प्लान है उसकी धज्जियां उड़ा दी, आपने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया और उसको शामिल करके आप लंदन, आप सऊदी अरब वाला सरूर पैलेस जो है ना वहाँ पर आप वो बनाना चाहते थे। तो अगर नैब ये पूछेगी इन क्रिमिनलिटी के बारे में, तो मुझे ये बताइए कि ये कोई ऐसी चीज़ है कि आप अपने वर्कर्स के साथ दावा बोल दें वहाँ पे जाके, जनाब फ़खर रहमान साहब? समी साहब, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, ये मैं आपको इंकशाफ कर रहा हूँ कि जो JIT जुडिशल एकेडमी इस्लामाबाद में जहाँ बैठती थी उसको बाकायदा वहाँ पे आग लगाने की, वहाँ पे दहशतगर्दी करने की मनसूबाबंदी की गई थी, और एक बड़ा फ़ोन जो था उस वक़्त मरी में बैठे एक शख्स को गया था और उनको इस चीज़ से रोक दिया गया था। तो इसलिए मैंने आपसे कहा था कि JIT की जो पनामा केस में बनी थी उस पर बाकायदा हमले की मनसूबाबंदी की गई थी। दूसरा, जैसे मैंने आपको ये इन्होंने भी कहा कि वो एक निहत्ती लड़की, उनकी सियासत ही यही है कि जब उनके ऊपर नैब का शिकंजा तंग होने लगता है तो वो अपने आप को लड़की और उसके साथ फिर कह देती है निहत्ती, और साथ में इस दफ़ा जो उनका जाने का मंसूबा है वो मुसल्ला होकर जाने की मंसूबाबंदी है। और इस वक्त वो ये चाहती हैं कि अब जब जाया जाए और पुलिस का
इस्तेमाल हो तो फिर वहाँ पर लाशें गिरें और सड़कों के ऊपर जो है खून खराबा हो। और इस तरह से जो उनकी करप्शन के हवाले से जो केसेस हैं और जिस मकसद के लिए नैब ने बुलाया था, आपको याद होगा लास्ट टाइम जब उन्होंने पथराव किया था तो उनका जो तलबी का नोटिस था वो उस वक्त सस्पेंड कर दिया गया था, यानी कि नैब ने उस वक्त उसको कहा मनसूख कर दिया था, उनको कहा था बाद में आपको बुलाया जाएगा। इस वक्त भी यही है। और क्योंकि उनके पास अब सियासत में वो फेल हो चुकी हैं, जितने जलसे जुलूस वो करना चाह रहे थे वो कर चुके हैं, और यहाँ तक कि जिस पीपल्स पार्टी के साथ जो उनकी इत्तेहादी थी वो भी पीछे हट गई है। तो अब उनकी जो सियासत है वो यही है। और आपने सही कहा कि जो लास्ट टाइम भी हमज़ा नहीं थे और शहबाज शरीफ जो थे वो इस किस्म की सियासत से इज्तनाब कर रहे थे, तो इस दफ़ा भी अब जो जैसे कि शेख रशीद कह रहे थे कि शीन निकलेगा, तो नून लीग के अंदर बाकायदा से एक मरियम या नवाज शरीफ ग्रुप और शहबाज शरीफ ग्रुप जो है वो वाज़ेह तौर पर सामने नज़र आ रहा है कि अलहदा हो गया है। और अब ये जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की तरफ जा रहे हैं, ये बाकायदा जो ऐलान करना कि और मौलाना फजल रहमान का कि ये PDM भी उनका साथ देगी, तो अब ये लास्ट उनकी हिकमत अमली है कि किसी तरह से सड़कों के ऊपर जो है ना इस तरह की सूरत हाल पैदा की जाए कि इनको नैब की तरफ से गिरफ़्तार ना किया जाए बल्कि इनको किसी और केस में गिरफ़्तार किया जाए और ये इसी तरह से करप्शन के केसेस से बच सकें। तो ये इस वक्त उनकी। अच्छा, आपने कहा कि पहले मौलाना फजल रहमान की हमने बात की थी कि PDM की सारी जमातें, लेकिन PDM में तो झगड़ा है, सारी जमातें किस चक्कर में? पीपल्स पार्टी ने तो अपने आप को अलहदा कर लिया। कल बिलावल भुट्टो ने जो बात कही है कि एक ही ख़ानदान था जिसको एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा पाला पोसा, उनको जवान किया, तो वो नाम लिए बगैर नवाज शरीफ साहब का ख़ानदान पूरा उन्होंने उसकी कित्था सुना दी। तो अब मुझे ये बताइए कि जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है सेनेट का, उसके लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग अलग-अलग कोशिशें कर रहे हैं। जमात इस्लामी ने बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अपना वज़न जो है वो पीपल्स पार्टी के पलड़े में डाला है। जमात इस्लामी नेचुरल है अगर ये बात करें, क्योंकि एक पावर बेस जो बहुत बड़ी बेस थी जमात इस्लामी की वो कराची थी, जिसको MQM ने ओवरटेक कर लिया था। अब MQM पाकिस्तान जो है उसके दोबारा ऑफिसेज़ खोले जा रहे हैं, तो वहाँ पर जमात इस्लामी को उनके मुकाबला करने के लिए कुछ कंसेशंस चाहिए, उसी तरह का कुछ रिलीफ चाहिए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि सिंध में प्रोविंशियल गवर्नमेंट है उनकी, तो वो एक चीज़ उनकी एक्टिविटीज़ के लिए वो फैसिलिटेट कर सकती है, जो सियासी तौर पर जो वहाँ पर उनकी जो खोया हुआ मकाम है जमात इस्लामी का, उसको हासिल करने के लिए वो MQM से वो टेरिटरी, क्योंकि पीपल्स पार्टी को पता है जो MQM की टेरिटरी है, उर्दू स्पीकिंग लोग जमात इस्लामी में थे, वो जमात इस्लामी को छोड़ के MQM में आ गए। तो जमात इस्लामी की ये ख्वाहिश है कि अब वो अल्ताफ़ हुसैन की लीडरशिप नहीं है, ये जो MQM है इनके अंदर इस तरह के क्रिज़मे वाले लोग नहीं हैं, तो जमात इस्लामी शायद अपनी उस पावर, अपनी उस बेस को रिकैप्चर कर सके, तो वो वोट उनके पास चला गया। अब इस सारी ये जो सूरत हाल है, इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी के फ्यूचर के हवाले से बड़ी बातें हैं। और ख़ास तौर पर राना सनाउल्लाह कल कह रहे थे कि आसिफ जरदारी साहब ने ये कहा है कि बिलावल मेरा एक ही बच्चा है, मैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं लड़ सकता। तो ये बातें अब खुलकर टीवी पर शुरू हो गई हैं और पीपल्स पार्टी के ऊपर नून लीग ने एक पूरा मलबा डाल दिया है कि जो लॉन्ग मार्च था वो इसलिए नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी नहीं करना चाह रही थी, पूरा उनको एक कुर्बानी जैसे एक बकरा बनाया है जिनके ऊपर सारे इल्ज़ामात रख के तो खुद एक साइड पे हुए। जबकि शहरी रहमान साहबा को मैंने सुना, पीपल्स पार्टी के लोग ये कहते हैं कि वो जो PDM का इजलास था वो सिर्फ इसलिए था कि तय किया जाए मोडेलिटीज़ क्या होंगी, लॉन्ग मार्च का कितना ड्यूरेशन होगा, कैसे लोग पहुँचेंगे। वहाँ पर एक साजिश के तहत मुस्लिम लीग नून मौलाना फजल रहमान को इस्तेमाल करके इस्तीफ़ों वाली बात ले आई, क्योंकि पीपल्स पार्टी ये कह चुकी थी पहले भी कि हमने इस्तीफ़ा नहीं देना, और नून लीग को पता था कि उनका रिएक्शन ये होगा, तो फिर हम PDM ये कहकर मौलाना एहतजाज मुलतवी कर देंगे लॉन्ग मार्च के एक जमात ने टाइम मांगा है हमसे, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में उनके फैसले होंगे। तो ये एक बाकायदा तौर पर जो पीपल्स पार्टी के ऊपर एक स्टिग्मा लगाने की ये कोशिश की है कि इन्होंने एजेंसियों से सुलह कर ली है, दोनों को, यानी से पर्पस तो नून लीग का पूरा होता है ना कि सियासत में एजेंसियां मुलव्वस है पूरी तरह, और अब पीपल्स पार्टी भी उनका आलाकार बन गई। तो वो जो बयानिया था वो जो बयानिया था फौज का, फौज को मलाइन करने का, वो बयानिया भी पूरा हो गया।
और पीपल्स पार्टी के साथ भी हिसाब बराबर कर लिए। सॉरी, अब आप कैसे नहीं, आसिफ ज़रदारी जैसे कि आपने कहा है कि अपने मुंह से कह रहे हैं कि मेरा एक ही बेटा है और एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट मैं नहीं जा सकता, तो वो खुद भी तो इस चीज़ को मान ही रहे हैं ना। बिल्कुल समी साहब, ये जो लास्ट मीटिंग हुई थी पीडीएम की, उसके अंदर जो सूरत हाल सामने आई थी वो ये थी कि बुनियादी तौर पर लॉन्ग मार्च की जो तैयारियां थी उसके हवाले से जिस तरह की तैयारी होनी चाहिए थी वो नहीं की गई। और इसी तरह से जो मदारिस के सालाना इम्तहानात हैं वो भी हो रहे हैं, और उसके बाद फिर जो मदारिस के बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने छुट्टियों पे जाना है। तो इस वजह से नून लीग ने जो है वो इस्तीफ़ों वाली बात जो थी वो वहाँ पर छेड़ी, ताकि उनको ये पता था अच्छी तरह से कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों के मामले के ऊपर अपना एक असूली मौक़िफ़ रखती है। इसलिए उन्होंने ये इस्तीफ़ों वाली बात की। और ये पीपल्स पार्टी के जो कुछ लोग थे, मेरी भी उनसे बात हुई थी, उनका यही कहना था कि जो इस्तीफ़ों वाला मामला था वो तो एजेंडे पे नहीं था, असल में लॉन्ग मार्च की तैयारी भी थी और उससे भागने की कोशिश की जा रही थी कि किसी तरह से ये जो 26 मार्च की तारीख दी गई थी इसको आगे किस तरह ले जाया जाए। ये बुनियादी तौर पर नून लीग की हिकमत अमली थी। और एक और बात जो अभी अलीना ने कही ना, कि इस बात को तो आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ये कहा है कि मेरा एक बच्चा है और मैं लड़ नहीं सकता, तो इसका मतलब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स कर रही है। अच्छा, मैं इसका आपको जवाब देना चाहता हूँ, और अलीना साहब आपका भी। यही वो हिकमत अमली है जिसके तहत नवाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की फ़ौज को गाली निकाली, कि पाकिस्तान का आइन भी इसको रोकता है। आप पाकिस्तान की फ़ौज को अगर गाली निकालती हैं तो ये वो बात है जो इंडिया कर रहा है, जो पाकिस्तान की दुश्मन कुव्वतें कर रही हैं। अब जब आप पाकिस्तान के अवाम की नज़रों में पाकिस्तानी फ़ौज का इमेज ख़राब करने की कोशिश करेंगे तो नेचुरली इदारे की तरफ से भी इसका रिएक्शन आएगा। जब उसका रिएक्शन आएगा तो फिर नवाज शरीफ साहब कहेंगे मैं नहीं कहता था ये सियासत करते हैं। आपने गाली इसलिए निकाली कि कोई उसका आपको जवाब दे और आप ये कह सकें कि ये देखें ये तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये हमें पकड़ रहे हैं, हमने इनको बुरा कहा तो इन्होंने पकड़ लिया। तो जो ये सारे का सारा जो बयानिया था, जो एजेंडा था, वो यही था। पीपल्स पार्टी का भी यही था शुरू में कि जनाब इनको गाली निकालो। अच्छा, अब एक हद होती है ना। आसिफ जरदारी एक समझदार आदमी है, नवाज शरीफ तो बाहर बैठ गया जाके, मरियम नवाज बच्ची है, इसको किसी ने कहना नहीं कुछ। हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब सुलह कर चुके हैं, तो वो बता चुके हैं सुलह से मुराद ये है कि भाई ये जो गाली निकाल रहे हैं मेरा इसमें ताल्लुक नहीं है। फौज जो है वो कोई नून लीग के खिलाफ कंस्पिरेसी नहीं कर रही, लेकिन नून लीग जब पाकिस्तान जलसों में आप पाकिस्तान के शोहदा के बारे में हर्जा सराई करेंगे, आप पाकिस्तान की फौज को बुरा भला कहेंगे, आप जनरल कमर जावेद बाजवा, आप जनरल फैज हमीद और आप कोर कमांडर्स के नाम लेंगे, तो वो इदारा जो पाकिस्तान की हिफाजत के लिए सबसे अहम जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उस पर रिएक्ट तो करेगा ना, क्योंकि ये 22 करोड़ लोगों का मुस्तकबिल है। तो उस रिएक्शन पे यही इनकी सारी सियासत थी कि गाली निकालो ताकि वो रिएक्ट करें और हम कहें देखें हम नहीं कहते थे ये आके तो सियासत में मुदाखलत करते। अच्छा, नून लीग वाले ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी से ये सारी बातें हमारी पहले क्लियर हो गई थी, उनको पता था हमारा बयानिया क्या है और हमने चीजों को आगे किस तरीके से लेकर चलना है, तब उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। इसी तरह नून लीग को भी पता था, आसिफ जरदारी तो कह चुके, अब नहीं, आसिफ जरदारी तो पहले दिन से कह चुके, उनकी तो पहले की तकरीरें हैं कि आप हमसे सीखें, हमने परवेज मुशर्रफ को निकाला था। और पीपल्स पार्टी 1985 में सीख चुकी है कि अगर आप सिस्टम से बाहर हो, नॉन पार्टीज इलेक्शन हिस्सा नहीं लिया मोहतरमा ने, और देखें उसका नतीजा क्या हुआ कि ऐसी एक फसल तैयार होकर आ गई सियासतदानों की जो आज तक जिनसे आप पीछा नहीं छुड़ा सके। तो यही बात आसिफ जरदारी ने कही नवाज शरीफ को, और इसी वास्ते मोहतरमा बेनज़ीर नवाज शरीफ को सऊदी अरब से लेके आई थी, बुलवाया था कि आप जरूर इलेक्शन में हिस्सा लें, इलेक्शन को अगर आप छोड़ेंगे, सिस्टम से बाहर निकलेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। और ये बयानिया आसिफ जरदारी का, ये पता, मैं आसिफ जरदारी साहब को कोई डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन नून लीग को भी पता था कि पीपल्स पार्टी का बयानिया क्या है। उन्होंने लॉन्ग मार्च मुलतवी कराने का मलबा डालना था पीपल्स पार्टी पर, इसलिए वो इस्तीफों को साथ ले आए कि जी इस्तीफे दें आप तो फिर लॉन्ग मार्च इफेक्टिव होगा। ये तो ऑप्शन ही नहीं थी, ये तो गुफ्तगू ही नहीं थी। इसमें मुझे पीपल्स पार्टी जरा थोड़ा उस पर जो, यानी ये बात मुझे उनकी सच लग रही है कि जो इस्तीफों का जो मामला है ना, वो बीच में डाला गया उसको सारे मामले को ख़राब करने के लिए। नहीं, उसमें तो आपको ये पता है कि नून लीग के अपने अंदर जो थे लोग इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं थे, और जो 2 इस्तीफे आए भी थे वो भी जाकर उन्होंने मिन्नतें करके वापस ले लिए थे। और जहाँ तक फ़ौज को और इदारों को गाली देने की बात है, तो समी साहब बहुत देर हो चुकी है। ये ऐसे लोगों को कैफर किरदार तक पहुँचाने के लिए बहुत देर हो चुकी है।
इनका तो अशर बहुत पहले कर देना चाहिए था और फिर उसके बाद वो नशर भी हो जाना चाहिए था। देखें, जब भी किसी मुल्क में आप जाकर देखें कि वहाँ पर जब मुल्क के अंदर की कुव्वतें जो हैं अपनी फ़ौज और अपने इदारों को कंडेम करने लगे, तो इसका मतलब ये है कि वो दुश्मन के इशारों के ऊपर चल रहे हैं। क्योंकि हमारी फ़ौज जो है वो मुल्क की सरहदों की हिफाजत करती है और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जिस तरह की आए दिन शहादतें हो रही हैं, उसके बाद जिस तरह से ये अर्जा सराई करते हैं और फिर बेगैरतों की तरह बैठकर उनसे ही कहते हैं कि जी हमें सियासत में इन करें और हमारे ख़िलाफ़ जो मुकदमात हैं उनसे हमें छुड़ाएं, और इनकी मुनाफ़क़त और इनका दोगलापन जो है, ये तो अब किसी चीज़ के मुस्तहिक ही नहीं है किसी रायत के। इनको तो इबरत का निशान बना देना चाहिए। और माजरत के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी इनके साथ रियायत बढ़ती जा रही है, जितनी देर इसमें आप लगाएंगे उतना ज़्यादा मुल्क का नुकसान होगा। देखिए, एक तो हुकूमत ने रियायत बरती जी, भले बीमारी की बात थी, जो कुछ भी थी, नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त दी, उस चकमे में आए, एक हमदर्दी की, एक रियायत की, उसका खमियाजा वो भुगत रहे हैं। इदारों पर वो हमलावर हुए। देखिए, डॉन लीक्स में पाकिस्तान की फ़ौज ने उनको छूट दी। कोर कमांडर्स का प्रेस बाकायदा तौर पर जो मीटिंग के बाद जो प्रेस रिलीज़ है उसमें इस पर एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, लेकिन उसको छोड़ दिया गया। उसका नतीजा ये निकला कि अब वो इस कदर खुलकर गाली देते हैं, इस कदर खुलकर गाली देते हैं। आप फेसबुक पर देखें उनके जो चमाट हैं, जिस अंदाज में वो पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ हर्जा सराई करते हैं। यानी हम ये जो बात करते हैं, जो हमारा आइन और कानून कहता है, वो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ अभी, आप जो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के इदारों की, नून लीग के हामी जो सहाफ़ी हैं, उनके साथ उसी पलड़े में शामिल जो लोग हैं, आप सोशल मीडिया पर देखें, आप उनके इंटरव्यूज़ दूसरे चैनल्स पे देखें, अपने चैनल्स पे, अपने प्रोग्राम्स में देखें, वो हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं ना, मैं नाम नहीं लेता, एक सहाफ़ी हमारे दोस्त हैं, बिरादर यूसुफ जैसे हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये इंटरनेशनल हैं, ड्यूअल नेशनल हैं और पता नहीं इनका क्या एजेंडा है। यानी जो पाकिस्तान की फ़ौज को गाली निकाल रहा है, जो भारत का इस वक्त एजेंडा है, जिन्होंने मामा कदीर को अपना मामा बनाया हुआ है, वो मुझे कह रहे हैं कि ये कोई इंटरनेशनल मैं बंदा हूं और कोई इस तरह का एजेंडा, जबकि वो खुद पाकिस्तान की अदलिया को, पाकिस्तान की फ़ौज को स्कैंडलाइज करते हैं। तो कौन बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहा है? कौन पाकिस्तान का इदारा कौन कमज़ोर करना चाहता है? पाकिस्तान के अंदर तो कोई नहीं, पाकिस्तानी तो नहीं चाहते ना। समी साहब, मैं ऐसे जितने भी लोग हैं जो सहाफ़त के नाम के ऊपर जो है ना इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो मुल्क को गाली देने वालों की हिमायत कर रहे हैं, ठीक है, वो सबसे पहले जो है ना इबरतनाक सज़ा के मुस्तहिक हैं, क्योंकि उनका वो सबसे बड़े मुनाफिक हैं। मैं आपको ये बता दूं कि गद्दारी की सिंपल सी डेफिनेशन है, वो ये है कि जब आप दुश्मन की कही हुई बात को खुद दोहराएंगे यहाँ पर, तो आप अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं और आपके ख़िलाफ़ हर किस्म की गद्दारी के तहत जो कानून है उसका इत्तलाक बिल्कुल लाजमी होता है। ये इतनी सी बात है, सिंपल सी बात है कि अगर कोई बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको बताऊं, मैं आप समझ जाएंगे कि मेरे मुंह से एक बात निकल गई, दैट वाज ए स्लिप ऑफ टंग। साल पहले उसकी अलहदा भी माफ़ी मांगी, प्रोग्राम में भी माफ़ी मांगी, वी लॉ की भी, और जिसके बारे में थी उन्होंने माफ़ भी कर दिया। एक बीच में से साहब उठ खड़े हुए, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जनाब वो बात दोहराई इसलिए नहीं कि उनको कोई ये दुख था, लेकिन क्योंकि वो उस बंदे को भी ख्वार करना चाहते थे, अपना कोई हिसाब किताब करना चाहते थे और हमारे साथ भी हिसाब किताब बराबर करना चाहते थे। तो उन्होंने, वो जैसे कहते हैं ना कि कोई आके ये कहे ना कि जी फलां बंदे ने आपको ये गाली दी और गाली निकाल दे, इसका मतलब ये होता है कि वो आपको गाली दे रहा है। तो ये समझदारी की बात है, लोग समझते हैं ये जो इस किस्म के हथकंडे हैं, इस किस्म के टैक्टिक्स जो है ना, ये सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि आप जो अचीव करना चाहते हैं, किसी को बदनाम करना चाहते हैं, किसी के कंधे पर रखकर आप बंदूक चला दें। तो यही हो रहा है। चलिए सभी साहब, प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं मजीद भी बात करते। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़िक, दफ़िर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब। जी बिल्कुल अलीना, अब चलते हैं दूसरी कहानी जो है, स्टोरी वो है कि हमजा शहबाज से अमरीकी एक डिप्लोमेट की मुलाकात हुई। अब उस पर हुकूमत बड़ी जुस्बुस है, बड़ा हुकूमत की तरफ से रिएक्शन आया है कि जनाब ये मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आई कि मुलाकात, अब अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स हैं
उन्होंने पाकिस्तान में अगर किसी से मुलाकात करनी है तो क्या वो इतला तो देंगे पाकिस्तानी हुकाम को, लेकिन इससे इजाज़त तो नहीं लेंगे ना भाई। हमजा शहबाज पंजाब असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, मैं इस बात को तस्लीम करूँ या ना करूँ, उनको पसंद करूँ या ना करूँ, बट ही इज़ इलेक्टेड। उन्हीं इंतखाबात में, जिन इंतखाबात के नतीजे में तहरीक इंसाफ इलेक्ट हुई और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने, बहुत सारे लोग जो हैं इस वक्त वुज़रा हैं, अगर वो इलेक्शन जीते तो ये वो इलेक्शन थे जिन इलेक्शन के नतीजे में पंजाब असम्बली में हमजा शहबाज इलेक्ट हुए लीडर ऑफ द अपोजिशन। अगर वज़ीर आला पंजाब की पोजीशन हम एक्सेप्ट करते हैं तो फिर जो लीडर और स्पीकर की एक्सेप्ट करते हैं तो फिर जो वहाँ पर अपोजिशन लीडर है आप उसकी पोजीशन को भी एक्सेप्ट करेंगे। आपकी जो लड़ाई है वो हमजा शहबाज के साथ, नून लीग के साथ, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, फजलुर रहमान साहब, ये डोमेस्टिक लेवल पर है। इंटरनेशनल लेवल पर तो इसका कोई ताल्लुक नहीं है ना। आप ये अपोजिशन जो है लीडर ऑफ द, मैं कसूल की बात कर रहा हूँ, हो सकता है पीटीआई वाले मेरी इस बात को नापसंद करें। वो मिर्ज़ा साहब जो हैं, जो नैब के एडवाइज़र हैं, शहजाद अख्तर साहब, शहजाद बेग साहब, क्या नाम है उनका, वो फरमा रहे हैं जनाब कि ये बात हुई होगी, फ़लाँ चीज़ पर भी बात हुई होगी, फ़लाँ चीज़ पर भी बात हुई होगी, हर चीज़ पर बात हुई होगी, लेकिन आप मलाइन नहीं कर सकते किसी बैरूनी डिप्लोमेट को कि उससे क्यों मुलाकात हुई, क्योंकि आज आप हुकूमत में हैं, कल आप अपोजिशन में आ सकते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आज तहरीक इंसाफ के लोगों ने जो इसको क्रिटिसाइज़ किया है ना, ये थोड़ा सा दे हैव क्रॉस द लिमिट, दे हैव क्रॉस द लाइन। क्योंकि मैंने इंडिया के अंदर राहुल गांधी और मोदी आपस में कितना लड़ते हैं, बट जब व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल पावर्स, बैरूनी मुल्क के जो लोग हैं उनसे उनका एक, वहाँ पर वो एक ही मौक़िफ़ रखते हैं। तो यहाँ पर भी जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है, चाहे हमजा शहबाज हों, चाहे मिस्टर एक्स हों, चाहे मिस्टर फ़खर रहमान हो, जब तक वो उस ऑफिस पे हैं तो उनको आप रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी। और अगर वो करप्ट हैं तो पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं, अदालतें उन्हें जब कन्विक्ट करेंगी तो उनके पास ये ओहदा नहीं रहेगा। उनके पास ये ओहदा ना रहे और फिर कोई डिप्लोमेट उनसे जाके मिले तो हम समझें कि ये कोई इंट्रीग हो रही है। वो 2 साल के बाद बाहर निकले हैं, ये एक गुडविल मीटिंग भी हो सकती है। उसमें हमजा शहबाज की जो गुफ्तगू है इस मीटिंग के बाद, उसमें हमजा शहबाज ने कोई एस्टेब्लिशमेंट को गाली नहीं निकाली, कोई पाकिस्तान के इदारों को गाली नहीं निकाली। उन्होंने गवर्नमेंट पर तनकीद की, उन्होंने कहा कि रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल इशूज़ पर बात हुई, लेकिन गवर्नमेंट जो है उन्होंने ये कहा हमजा शहबाज ने कि वो महंगाई का तदारक नहीं कर सकी, आटा, चीनी, ये वो चीज़ें हैं जो अपोजिशन का काम है करना। तो उसमें अब देखें ना, अभी तक जो अमेरिकन कौंसलेट हैं, इनवाए हैं, उन्होंने को मरीम नवाज से तो मुलाकात नहीं की जो पाकिस्तान की फ़ौज को गाली निकालते हैं। अगर उन्होंने मुलाकात की है तो ऐसे शख्स से मुलाकात की है जो पंजाब असम्बली में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, लेकिन जिसका पाकिस्तान के इदारों के हवाले से एक बड़ा क्लियर स्टैंड है, जो समझता है मैकेनिक्स को, या कम से कम समझदारी की बात कर रहा है। आई एम नॉट ट्राइंग टू डिफेंड एनीवन, लेकिन मैं वो बात कर रहा हूँ विच इज़ राइट। We should have guts and courage to say the right things, irrespective of the reactions. समी साहब देखें, ये तो बात अपनी जगह पे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमजा शरीफ जो हैं वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, और आपने लाहौर में जो अमेरिकन कौंसलेट है वहाँ पे कौंसल जनरल हैं, और बहुत सारे मामलात हैं जिसके अंदर जो कौंसलेट के कौंसल जनरल हैं वो सूबाई हुकूमत के साथ पहले भी राब्ते में होते थे और अब भी जो थे उन्होंने and they keep on meeting different people from different political thoughts, parties, feedback के लिए भी, और उनके स्टेक्स हैं। डेफिनेटली हमारे भी एक सुपर पावर है अमेरिका, हमारे भी एक स्टेक्स हैं और हमारे हर लेवल पर उनके साथ रिलेशनशिप होना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूँ कि जो फॉरेन ऑफिस का जो SOP है उसके तहत अगर उनको किसी बात के हवाले से कोई भी शक व शुबा है तो वो अमेरिकन जो यहाँ पे एम्बेसी के जो एम्बेसडर हैं या चार्ज d'affaires हैं उनको तलब करके इस मुलाकात के हवाले से पूछ तो सकते हैं। लेकिन जहाँ तक US कौंसलेट जनरल का हमजा शहबाज से मिलना, और क्योंकि वो अपोजिशन लीडर हैं और उस मुलाकात के कंटेंट्स के हवाले से जो भी चीज़ें हैं
उसको आप कहें तो वो आप उसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक रवायत है जो पहले भी चली आ रही है। दूसरी बात, हमज़ा के साथ अमेरिकन कौंसल जनरल का मिलना जो था वो यकीनन मरियम के लिए एक बहुत, लेकिन मरियम से ज़्यादा कुछ मैंने देखा पीटीआई के हमारे कुछ दोस्त हैं वो बड़े परेशान और खफा नज़र आ रहे थे। वो इसलिए खफा नज़र आ रहे हैं कि उनको इस बात का इदराक ही नहीं है। पहली बात तो ये है कि अगर आपको तो ये पता होना चाहिए कि जो अमेरिकन कौंसल जनरल हैं वो किस मकसद के लिए मिल रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारी चीज़ें, अब अगर आप कहें तो शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं उनको सामने आकर इस वक्त बयान करना चाहिए कि ये जो सारा मामला चल रहा है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी हुई, DGMOs की बात हुई, इसी तरह से ख़बरें आ रही हैं कि UAE ने कश्मीर के हवाले से और पाक भारत के हवाले से कोई बैकग्राउंड डिप्लोमेसी की है। अभी तक हुकूमत की तरफ से कौम को इस बारे में एतमाद में नहीं लिया गया है। बहुत कुछ हो रहा है और हुकूमत जो है उसके ऊपर खामोश है। तो पहले तो आप इसके हवाले से आकर जवाब दें और फिर आप जो है ना, एक अमेरिकी कौंसल जनरल की हमज़ा शरीफ से मुलाकात क्यों हुई, नहीं होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी, तो आप उसके ऊपर जो है ना हर्जा सराई करें। पहले तो आप बीइंग हुकूमत जो है कौम को तो बताएं कि ये मामलात हो क्या रहे हैं, क्योंकि आपसे जब पूछा जा रहा है कि ये अपोजिशन जो थी वो कहती गई कि आपने कश्मीर को सेल आउट कर दिया है, तो आपकी तरफ से कोई जवाब सामने नहीं आ रहा है। नहीं, लेकिन अब यहाँ पर फ़खर, मैं यहाँ पर आपसे थोड़ा सा मेरा मुख्तलिफ नज़रिया है। मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा की जो स्पीच है उसको पूरा डिटेल में पढ़ा, एक एक लाइन जो उसका टेक्स्ट है। इमरान खान साहब की स्पीच को भी सुना, शाह महमूद कुरैशी को भी सुना। मुझे पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री लीडरशिप कहीं पर भी मुझे कोई बहाम नज़र नहीं आया। ये जो बात है कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने जो बात कही थी जिस पर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई कि लेट्स बरी द पास्ट, वो पास्ट किस पास्ट की बात कर रहे हैं? कि जो जंगों की डिप्लोमेसी थी, कि 4 जंगें हुई और उन जंगों से कोई नतीजा नहीं निकला, वर्ल्ड वार का भी कोई नतीजा नहीं निकला। जो कुछ भी हुआ, चाहे अफगान सिचुएशन हो, आपस में निगोसिएशन से ही मामला हल की तरफ गया। तो आइए, कहने का मकसद ये था कि जंगों का माजी छोड़ दें और अब गुफ्तगू के जरिए इसको हल करें। और उसमें उन्होंने ये कहा कि ड्यूरेबल पीस उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक ये जो इश्यूज हैं इन पर आप बात नहीं करेंगे। तो मुझे ये बताइए, इसमें सेल आउट कहां पर है, कंप्रोमाइज कहां पर है इसमें? और देखिए, एक और बात मैं आपको बताऊं, वो जो कहते हैं ना कि पाकिस्तान ने ये कहा था कि जब तक 370 वापस नहीं लेंगे हम बात नहीं करेंगे, उसकी एक वजह थी, ट्रंप अमेरिका का प्रेसिडेंट था और खतरा ये था कि ये इसको मकबूजा कश्मीर को एनेक्स करने के बाद मोदी जो है, शायद आज़ाद कश्मीर पर उनकी तरफ से ये बात आई थी जनरलों की तरफ से भी कि हम हमला करेंगे। तो उस वक्त ये टफ स्टैंड लेना, क्योंकि ट्रंप मोदी को बैक कर रहा था, ये बहुत ज़रूरी था, वगरना भारत पाकिस्तान पर एग्रेशन करता। अब बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको माना है, रिकग्नाइज किया है, उन्होंने लेटर लिखे हैं। अभी ऑस्टिन ने आके, उनके जो सेक्रेटरी दिफा है, उन्होंने यही बात की है और फिर कश्मीर के अंदर बहुत सारी चीज़ों को रिवर्स किया उन्होंने। तो गुफ्तगू जो है, पोजीशन वही है, ना किसी ने चेंज किया, बट नाउ दे आर फोकसिंग मोर ऑन निगोसिएशन, ताकि पाकिस्तान का ये जो एक फेस हमेशा, ये क्या है नवाज शरीफ का बयानिया कि जी फौज हमें इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं बनाने देती। तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि आइए, लेट्स बरी द पास्ट। पाकिस्तान की फौज का जो चेहरा है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान का जो पोस्चर है, जो भारत ने मलाइन किया, उसको उन्होंने साफ करने की कोशिश की। व्हाट इज रॉन्ग इन दिस, मुझे ये बताओ। समी, बिल्कुल इसमें कोई, जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये सारी बातें इसी तरह से हैं, तो इसमें कोई बात गलत नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि लेट अस बरी द पास्ट, तो मैं वो जो पिशावर में जो उसका तो ताल्लुक ही नहीं है, बच्चों पर हमला हुआ था, मैं ये तो आप ये तो देखें, ये तो लोगों ने हमारी शहादतें हुई हैं दहशतगर्दी, हम भारत को हमेशा मुंह तोड़ जवाब देंगे, भारत से इसका जवाब लेंगे। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तानियों का खून बहा हो और उसको हम बरी कर दें। भारत हमारा दुश्मन है, आज भी पाकिस्तान को तस्लीम नहीं कर रहे। अगर भारत ने किसी चीज को बरी करना है तो भारत को सबसे पहले बरी करना होगा कि वो पाकिस्तान को खत्म करने के जो इरादे रखता है, पाकिस्तान पर जो हमले करने के इरादे रखता है, और आए दिन पाकिस्तान के अंदर आपके जज्बात की मैं बड़ी कदर करता हूँ। एक सेकंड सिर्फ अलीना, एक सेकंड, मैं आपके जज्बात की बड़ी कदर करता हूँ। मैं ब्रेक पर वापसी पे आता हूँ तो मैं आपको जवाब देता हूँ। जो आप कह रहे हैं ये तो उन्होंने कहा ही नहीं। आप कौन से खून को बरी करने की बात कर रहे हैं? आप तो खुद ही जज्बाती हो गए सारे कि जी उसने तो ये कहा ही नहीं। उन्होंने तो ये कहा कि जो जंग है उसको बरी करें, जंग से बात ना करें, गुफ्तगू करें। खून को कहा किसी ने कहा बरी करें? भाई
वो तो शौहदा का खून है, वो तो हम कर भी नहीं सकते। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं मज़ीद करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, फ़खर, जो सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन था, अच्छा पहले तो मैं वो बात कर लूँ ना ब्रेक पर जाने से पहले। देखें, आपके जज्बात की मैं कदर करता हूँ और कोई भी पाकिस्तानी जो हमारे शहदा का खून है, हमारे बच्चों का खून है, जो कश्मीरियों का खून है, उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। लेकिन ये जो बात कही जा रही है ना, ये जो जोड़ी जा रही है बात कि जनरल कमर जावेद बाजवा का मतलब ये था, ये गलत है। ये नून लीग का बयानिया है, ये नवाज शरीफ की ज़हनी इख्तरा है, एक बीमार ज़हन की इख्तरा है जो ये बात कह रहा है। जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कहा कि जो हम पिछली जंगें जो हमने लड़ी हैं, अब हम कश्मीर को जंग की बजाय इसको हम हल करते हैं गुफ्तगू के ज़रिए, और अगर गुफ्तगू के ज़रिए हल नहीं करते तो ड्यूरेबल पीस नहीं आएगा, और अगर पीस आएगा तो वेस्ट तक, ईस्ट से वेस्ट तक आपको एक्सेस देते हैं। ये वो उन्होंने बात कही है कि भारत अगर समझे, और देखें इंडियन अखबारात ने भी इसको हाईलाइट इसी तरह किया, क्योंकि ये पाकिस्तान के फ़ौज के बारे में जो प्रोपेगेंडा था उसको टोटली नफ़ी करता है। और ये फैटफ में क्या होता है, पाकिस्तान के खिलाफ ये जो सारी बात होती है, यही तो होती है। जब हम छोड़ चुके हैं सब कुछ, वो टैक्टिक्स जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली बात छोड़ दी, हमने तंजीमों पर पाबंदी लगा दी और सिर्फ डिप्लोमेटिक सपोर्ट दे रहे हैं, तो डिप्लोमेटिक में सपोर्ट में, उन टैक्टिक्स में यही सबसे बड़ी बात है कि आप निगोशिएशन के जरिए, अगर आपने गुफ्तगू भी नहीं करनी और बाकी मामले भी छोड़ दिए, तो इसका मतलब है कश्मीरियों को तो आप बेयार और मददगार छोड़ देना। तो वो जो उन्होंने बात की है वो राइट बात है, लेकिन ये जो सारा मीडिया, मुझे पता है ये कौन सा मीडिया है, बड़ा ये वो लोग हैं बड़े फाटसू बड़े बड़े फैटी लिफाफे जिनके पास हैं, उन्होंने आके पाकिस्तान की फौज के सरबराह पर ये इल्ज़ाम लगाना कर, क्योंकि मकसद उनका ये था कि मलाइन करें। खैर, अच्छा जी, अब दूसरी बात, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भाई कल 9:45 बजे दरख्वास्त दायर हुई, 1 बजे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह नोटिस जारी हुए, आज छुट्टी है, कल सारे आके बयान करेंगे। एक तो ये अच्छी बात है, कोर्ट स्विफ्टली कर रही है काम। तो मैं तो बस अपनी गुर्बत पे हंस रहा था और सोच रहा था कि हमारी भी एक दरख्वास्त वादे तो करें किस चीज़ पे नोटिस हुआ है, फिक्स हुआ है। ये जो सेनेट चेयरमैन का जो 7 वोट जो मुस्तरद हुए, उसके खिलाफ अपील, विच इज़ वेरी गुड, कोर्ट शुड हैव एक्टेड प्रॉम्प्टली एंड दे डिड। अतर मिनुल्लाह साहब इस हवाले से तारीफ़ के मुस्तहिक हैं, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काम किया। लेकिन कुछ मैं आपसे, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट बहुत अरसा कवर करते रहे, हमारी भी एक दरख्वास्त पड़ी है, वहाँ पर FIR दर्ज नहीं हुई, साल से ज़्यादा हो गया, अर्ली हियरिंग की भी दरख्वास्त दी है, कोई सुनवाई नहीं, क्या करें। और थोड़ा सा पहले ज़रा इस कानूनी, आपका क्या ख्याल है मुस्तरद वोटों के बारे में? देखिए, मैं यही तो बात कह रहा हूँ ना कि जिन लोगों के खिलाफ करप्शन केसेस हैं वो 3 साल हो गए हैं, उनको इबरत का निशान अभी तक कौम ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये या तो इनके खिलाफ करप्शन केसेस ख़त्म कर दिए जाएं, या फिर इनको सज़ा दी जाए और ये भुगतें, या इनसे पैसे रिकवर किए जाएं, इन्होंने लूट मार किया है। और मुस्तरद वोटों की बात कर रहे हैं। जी, मैं मुस्तरद वोटों की तरफ ही आ रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से जब सियासतदान का ये मसला आता है तो फ़ौरन क्विक हेयरिंग होती है और उसके बाद जो है दरख्वास्त जाती है, फिक्स हो जाती है। तो अब बात, अच्छी बात है, दिस इज़ गुड। नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात है। और बात कहने का ये है कि एक तरफ डस्का का इलेक्शन है, एक तरफ ये सेनेट का इलेक्शन है, और आप देखें कि मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ ना कि मैं आपको बताऊँ दोनों में ना, अब देखें इलेक्शन कमीशन का खैर अपना रोल है, लेकिन जो अदालतें हैं ना उनका रोल बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि जो जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का बेंच था, उन्होंने भी जो PTI की ये दरख्वास्त थी कि फौरी तौर पर इस इलेक्शन को कालअदम करार दिया जाए, उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि हम सुनेंगे और वो जो 22-25 हलकों में जो पोलिंग का मामला है वो देखेंगे कि इलेक्शन पूरा नल एंड वाइड होना चाहिए था या इसको आप पोलिंग स्टेशन 20-22 के, बड़ा रिस्पॉन्सिबल। और मुझे लगता है कि अतर मिनुल्लाह साहब ने भी देखें, सेनेट का चेयरमैन का इलेक्शन बहरहाल एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेंसिटिव है, बहुत एक हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, और उसमें वोटर की इंटेंशन के हवाले से वो चीज़ें हैं। तो एक फैसला है कि यानी एक इशू है, तो अगर उस पर लटकाया नहीं है, कोर्ट ने इसको इंतहाई प्रॉम्प्टली सुना है ना, और तो मैं समझता हूँ कि
ये सुनना चाहिए था। आई एग्री। और मैं तो इसको इस चीज़ को बहुत सपोर्ट करता हूँ। मैं तो अपना रोना रो रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ कि ये प्रॉम्प्टनेस जो है, अगर आम आदमी, मतलब मैं एक आम आदमी हूँ, आम आदमी पार्टी का जो वज़ीर आला था उसको भी थप्पड़ पड़ा था इंडिया में, मैं एक आम आदमी हूँ, सानू भी थप्पड़ पाया, लेकिन उसकी भी नहीं सुनी किसी ने। वहाँ पे मोदी ने कहा मैं ऐसी आपकी की इस तैसी। बात से तो इत्तेफाक करता हूँ कि आपकी जो दरख्वास्त है, आपका जो केस है, वो ना सिर्फ बल्कि उसकी और इसका hearing होनी ताल्लुक चाहिए। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से है। एक वफाकी वजीर ने एक एंकर पर्सन को थप्पड़ मारा बिकॉज ऑफ बयानिया, कोई जाती झगड़ा नहीं था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से इसका ताल्लुक है। माजी में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, वहीदा शाह की मेंबरशिप कैंसिल हुई है, साड़ी कोई दरखास्त ही नहीं सुनना। नहीं, बिल्कुल सुननी चाहिए। और आपने अभी जैसे बताया कि अर्ली हेयरिंग की भी दरखास्त दी अर्ली है। हेयरिंग की दरखास्त भी आपने दी है, तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये ख़त्म होनी चाहिए और आपका केस जितना भाई फैसला कोई भी हम तो मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहे कि जी बिल्कुल नहीं बनती FIR थप्पड़ मारने की। अभी देखे ना, शहबाज गिल साहब को अंडे मारे लगे भी नहीं पूरे तरह, उन्होंने पर्चा भी दर्ज कर लिया पंजाब पुलिस ने, उनको गिरफ्तार भी कर लिया वो जो बंदे थे। थप्पड़ मारना तो उससे बड़ा जुर्म था, बिल्कुल जुर्म था। और इधर हमारी तो कोई बात ही नहीं की करता। जाए उतनी कम है, क्योंकि और ख़ास तौर पर जब एक हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है, यानी लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब ने ये फैसला दिया कि जनाब ये बिल्कुल इस पर FIR नहीं बनती, तो इसका मतलब ये है कि आप फिर किसी को भी थप्पड़ मार दें FIR तो नहीं बनती। नहीं, ये बिल्कुल ज़्यादती है। और आपका जो केस है उसकी कोई ना कोई हल जो है वो अब तक आ जाना चाहिए था सामने से। मतलब उसका फैसला हो, हाँ, कानून के फैसला- मुताबिक सुप्रीम कोर्ट कर दे फैसला, बेशक हमारे खिलाफ ही हो, हम तो मानेंगे। हम ये- वो लोग नहीं है कि अगर फैसला हमारी मर्जी के मैं तो खिलाफ कह रहा आए हूँ तो आप हम- बिल्कुल हक बजानिब हैं कि आपकी दरखास्त की यानी कि आप किसी को भी थप्पड़ मार सकते हैं, अभी तक तो यही सूरत हाल। यही सूरत हाल अभी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के उनके मुताबिक मुताबिक थप्पड़ मारना जो है ना किसी को भी मार वो काबिल दस्तंदाजी जुर्म नहीं है। नहीं, ये जुर्म है। वो तो ये नहीं, अभी लाहौर हाई मैं कोर्ट मेरे कह रही है, किसी मैं को भी आपके थप्पड़ मार सामने दे हूँ आप। भाई, मुझे थप्पड़ मारा, फैसला पूरे है ये। वीडियोस हैं, वजीर साहब ने उसको एक्सेप्ट किया, टीवी पे आकर के मारा है। उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा FIR भी नहीं होगी इसमें, इंटरव्यू में कहा, और नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल यानी कि किसी ये पॉलिटिशियन गलत को भी है, थप्पड़ ये- मारा जा सकता है, ये- काम अच्छा आदमी खैर मार जरा सकता है। मुस्तरद वोटों पे आ जाएं, चले, हमारा तो बीच में हमें हम दुख रोने लग जाते हैं ना। हाँ, देखिए, जहाँ तक मुस्तरद वोटों का आप कह रहे थे कि ठीक है दरख्वास्त हुई और वैसे उसका- खाने में मैं ये खाना है, जी, उसमें नाम भी है, खाने से बाहर तो मोहर नहीं लगाई ना उन्होंने, खाने के अंदर मोहर लगाई है। लेकिन वो जो तहरीर नामा था, जो हदायत थी, उसमें यह था कि नाम के सामने मोहर लगाएं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आ चुके हैं इससे पहले कि यू हैव टू सी द वोटर्स इंटेंशन। क्या लगता है आपको, आपने बड़े कवर किए हैं केसेस? और देखिए, सुप्रीम कोर्ट में वसीम सज्जाद साहब के हवाले से भी एक था और ये केस इस तरह से आया था। तो अब ये जो इंटरप्रिटेशन जो थी, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने की थी सेनेट इलेक्शन में, और अब जो हाई कोर्ट की जानिब से इंटरप्रिटेशन आएगी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग होगी। ये ऐन मुमकिन है कि जिस तरह अपोजिशन एक्सप्लेनेशन दे रही है कि ये लिखा हुआ है कि मोर जो है ना वो इस तरह लगनी चाहिए थी और इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए थी, तो लेकिन जब सब कह रहे हैं ना मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट में, अपोजिशन के हक में जो है ना ये फैसला आ जाए। सुप्रीम और कोर्ट में है कि वोटर चेयरमैन इंटेंशन, सेनेट तो का वोटर इलेक्शन जो इंटेंशन है- का कैसे पता चलेगा कि यानी वोटर की 7 intention वो क्या है? नहीं, क्या होगा फिर अगर 7 मुस्तरद वोट काउंट कर लिए जाएं, क्योंकि इस्तदा तो यही है ना, वो अभी पीपल्स पार्टी तो नहीं जा सकती नए इलेक्शन में, क्योंकि नून लीग के साथ फड्डा है, कौन वोट देगा यूसुफ गिलानी को। लेकिन अगर ये 7 वोट जो हैं, अगर ये मुस्तरद वोट अगर ये सही हो जाते हैं, तो फिर चेयरमैन तो यूसुफ गिलानी बनते हैं। बिल्कुल बनते हैं। तो ये इनके लिए, तहरीक इंसाफ के लिए तो एक बहुत बड़ा धचका होगा ये। बहुत बड़ा धचका होगा। मैंने आपको ये बताया कि जिस तरह आप बॉक्स की बात कर रहे हैं सामने या उधर, स्टैंप जो है वो अगर वहाँ पे लगी हुई है, स्टैम्प नाम के ऊपर लगी हुई है, सर नाम के ऊपर लगी हुई है, कोर्ट उसको इंटरप्रेट कर देती है कि इंटेंशन यही थी कि इसी के ऊपर लगनी अच्छा चाहिए। फिर इसका मतलब है वो जो फिर कौमी असम्बली में जो सेनेट के मेंबर के इंतखाब के लिए वोट हुआ था, उसमें 7 वोट रिजेक्ट हुए थे, वो भी इसीलिए रिजेक्ट हुए थे। लेकिन तो अगर वो वोट भी सही मान लिए जाएं, तो फिर तो हफीज शेख सेनेटर बनते हैं, यूसुफ गिलानी सेनेटर नहीं बनते। लेकिन वोटर बात इंटेंशन आपकी का सही कैसे पता है। चलेगा? अदालत के सामने इस वक्त जो केस है वो सेनेट के इलेक्शन का तो है। दरखास्त वो भी आ जाएगी ना फिर। हाँ, बात ये कहने की है कि वो दरख्वास्त अगर इस बुनियाद पर आएगी, अगर इधर इनका केस विंडिकेट होता है, तो फिर उसके बाद उस अदालती फैसले की रोशनी में जो है ना
दूसरी तरफ गवर्नमेंट का केस विंडिकेट हो जाएगा। वही ना, अगर चेयर देखें, अदालत ये करार देती है कि ये जो 7 वोट हैं, वैसे तो मुझे एक और भी शक है, क्योंकि जब मेरी एक पटिशन थी फवाद चौधरी साहब के हवाले से, उनका डिक्लेरेशन ही गलत है, उन्होंने बहुत सारे एसेट छुपाए हैं। तो उन्होंने कहा तरमीनुल्लाह साहब ने, चीफ जज साहब ने, कि हम अदालत जो है सियासी मामलात में नहीं जाना चाहती। उनका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू एंड आई हैव रिस्पेक्ट फॉर हिज पॉइंट ऑफ व्यू। तो उन्होंने अभी उस पर कोई, वो बड़े साल से ज़्यादा हो गया पेंडिंग पड़ी हुई है, तो अब ये भी मामला एक सियासी है। उन्होंने तब ये कहा था कि ये सियासतदान खुद फैसला करें। तो अब ये देखना ये है कि क्या वो इसको वापस भेजते हैं कि खुद ये फैसला करे सेनेट सेक्रेटेरिएट, या इसका खुद कोई फैसला कर लेते हैं। ये तो अब उन पे मुनहसर है। लेकिन ये तो सारा का सारा जो अगर ये चेयरमैन ये मुस्तरद वोट जो हैं वो अगर वो सुन के तो उनको सही कर देते हैं, तो उसके बाद फिर वो पटिशन आएगी, तो ये तो एक अनसर्टेनिटी चेयरमैन सेनेट के फ्यूचर के हवाले से रहेगी। बिल्कुल। और इसको रफा दफा करने का यही तरीका है, जिस तरह के आप बता रहे हैं कि हो सकता है अदालत जो है वो इंटरफेयर ना करे और इसको रेफर बैक कर दे। और जहाँ तक आप मेरी अगर ज़ाती राय पूछते हैं, तो मेरी ज़ाती राय मैं तो समझता हूँ जज साहब को फैसला करना चाहिए कि इसमें जो सबसे मुश्किल कानूनी पॉइंट है, ये कोई ब्लैक एंड ऐसा व्हाइट में पॉलिटिकल एक चीज़ इशू सामने आनी चाहिए, क्योंकि इसका आइंदा भी जो सेनेट इलेक्शन होगा। और तरमीनुल्लाह साहब ने बड़ी इज्जत कमाई है, बहुत इश्यूज पर उनकी बड़ी ज़बरदस्त जजमेंट्स आई हैं, बहुत ज़बरदस्त जज हैं वो। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है कि उन्होंने बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स दिए हैं। और पाकिस्तान की, चलिए ठीक है जी, प्रोग्राम का वक्त जो है वो ऑलमोस्ट तकरीबन ही बिल्कुल खत्म हो चुका है। लेकिन इस सारे इशू में जो मुझे सबसे बड़ी चीज़ लगती है वो होती है वोटर इंटेंशन। ये क्या कि वोटर की इंटेंशन क्या थी। खैर जी, हम तीनों को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।